माँ, पापा, आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो बेटा और खूब तरक्की करो। बेटा ध्यान रखना अपना। हाँ माँ, और आप भी। अच्छा चलो माँ पापा, मैं चलता हूँ, नहीं तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। हाँ भैया, वैसे भी आप हवाई जहाज में बैठने वाले हमारे खानदान के पहले बेटे हो जो विदेश जाकर पढ़ाई करने वाले हो। वहाँ जाकर मन लगाकर पढ़ाई करना। माँ, हाँ मेरी प्यारी बहन, और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मैं हमारे खानदान का पहला लड़का हूँ जो एरोप्लेन में बैठकर विदेश जा रहा हूँ। और माँ पापा, मैं आपसे वादा करता हूँ, आपने जो भी कर्ज लिया है मुझे पढ़ाने के लिए और विदेश भेजने के लिए, उसे मैं चुकाऊंगा। विकास इतना बोलकर सामान लिए अपने परिवार के साथ जैसे ही घर से बाहर जाता है, उसका पैर कीचड़ में चला जाता है। ओह शिट, ये क्या है? इस कीचड़ ने जाते जाते मेरे पैर खराब कर दिए। कोई बात नहीं भैया, ये कीचड़ विदेश में भी तुम्हें यहाँ की याद दिलाता रहेगा। मैं अभी पानी लाकर आपका पैर धो देती हूँ। भैया, विदेश पढ़ाई करने तो जा रहे हो, पर हमारे लिए भाभी मत लेकर आ जाना। भाभी हम अपनी पसंद की देखेंगे। इतना बोलकर निकिता और निशा अंदर से पानी लाती हैं और अपने भाई के पैर साफ करती हैं। कुछ देर बाद पूरा परिवार उसे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाता है और विकास हवाई जहाज में बैठकर विदेश चला जाता है और विदेश में जाकर अपनी पढ़ाई करता है। समय यूं ही गुजरता है और गुजरते समय के साथ विकास की मुलाकात सिमरन यानी कि सैंडी से होती है। यू आर सो इंटेलिजेंट। मेरी भी पढ़ाई में थोड़ी मदद कर दो ताकि मैं अपना ग्रेजुएशन पूरा कर सकूं। ऑफ कोर्स। इस तरह सैंडी और विकास ज्यादातर समय एक साथ गुजारते हैं। समय यूं ही गुजरता है और वो दोनों शादी करने का फैसला करते हैं और इस बारे में विकास अपने घर वालों से बात करता है। माँ, वो भी इंडियन है, बस उसकी फैमिली यहाँ रहती है, मैं उसे खोना नहीं चाहता। माँ, कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम्हें लड़की इतनी ही पसंद है तो हमें भी वो लड़की पसंद है। वैसे भी हमारे बेटे की खुशी में ही हमारी खुशी है, पर शादी करने के बाद हमारी बहू को हमसे मिलवाने के लिए इंडिया जरूर लाना। विकास की खुशी के लिए पूरा परिवार हाँ तो कर देता है, पर वो लोग अंदर से खुश नहीं थे। बहुत जल्द विकास सैंडी से शादी कर लेता है और अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए ऑस्ट्रेलिया में बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब अप्लाई करके इंडिया आता है। हम कुछ ही दिनों के लिए जा रहे हैं ना, बिकॉज मैं इंडिया में ज्यादा दिन नहीं रह पाऊंगी। हाँ सैंडी, फिक्र मत करो, इंडिया में मेरी फैमिली के साथ तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ बाबा, हम बस कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं। अब दोनों फ्लाइट से इंडिया आते हैं और एक गाड़ी बुक करते हैं और सीधा विकास सैंडी को लेकर अपने घर जाता है। जैसे ही सैंडी गाड़ी से उतरती है, उसका पैर कीचड़ में और बैग गोबर में चला जाता है। यहाँ कितनी बदबू आ रही है और हर जगह कीचड़ है। देखो तो यहाँ आते ही मेरा पैर कीचड़ में और मेरा बैग गोबर में चला गया। बहुत कच्ची कॉलोनी है यहाँ, अभी पानी और कूड़े का विकास नहीं हुआ है, इसीलिए सारा पानी कीचड़ कूड़ा रोड पर पड़ा रहता है। पर तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारा पैर साफ कर देती हूँ। ओह माय गॉड, मेरा ससुराल तो कीचड़ में है। अब मुझे इस कीचड़ में रहना होगा। विकास, जल्दी से कुछ करो ताकि हम जल्दी से यहाँ से जा सकें। सैंडी के आते ही उसके मुंह से जाने का नाम सुनकर आशा और उसके पूरे परिवार को बहुत बुरा लगता है। कुछ देर बाद सैंडी अपने ससुराल वालों के साथ घर में जाती है, जहां बड़े ही प्यार से आशा अपनी दोनों बेटियों के साथ अपनी बहू को खाना लाकर देती है, पर बदबू आने के चक्कर में सैंडी खाना नहीं खाती। आप लोग इतनी गंदी जगह पर कैसे रह सकते हैं? एक तो यहाँ इतनी ठंड है, ऊपर से इतनी ज्यादा बदबू। मुझसे तो सांस भी नहीं लिया जा रहा। मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरा ससुराल कीचड़ में रहता है। भाभी, ऐसा मत बोलो, माना कि हमारे घर के बाहर कीचड़ है। हम गंदी जगह रहते हैं, पर आपका ससुराल कीचड़ में नहीं है। और वैसे भी भाभी, हम बचपन से यहाँ हैं, अब हमें आदत हो चुकी है, क्योंकि हम आपकी तरह कभी विदेश में नहीं रहे। निकिता, निशा, ये तुम दोनों अपनी भाभी से कैसे बात कर रही हो? वो अभी बाहर से आई हैं, उसे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता। थोड़ा तो टाइम लगेगा उसे एडजस्ट करने में, और इस चीज को तुम्हें समझना चाहिए। निशा और निकिता की बातें सुनकर आशा अपनी दोनों बेटियों को डांट देती है और दोनों बहन मुंह बनाकर वहां से चली जाती हैं। इसी तरह रात हो जाती है, पर रात को भी इतनी बदबू आ रही होती है कि सैंडी सो नहीं पाती और सुबह होते ही फिर से विकास से कहती है, ये विकास, सारी रात मैं सो नहीं पाई हूँ। यहाँ बहुत ज्यादा बदबू है, हम अभी ऑस्ट्रेलिया चलते हैं।
सैंडी, कल ही तो हम आए हैं और आज तुम जाने की बात कर रही हो। अच्छा चलो, मैं तुम्हारी थोड़ी शॉपिंग करवा देता हूँ, तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा। विकास के कहने पर सैंडी शॉपिंग के लिए तैयार हो जाती है और एक बार फिर जैसे ही वो लोग घर से बाहर निकलते हैं उसकी सैंडल टूट जाती है और वो सीधा कीचड़ में जा गिरती है और उसके सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, यहाँ चारों तरफ बस कीचड़ ही कीचड़ है। देखो क्या हालत हो गई है मेरी। बहू, तुम फिक्र मत करो, हम घर के बाहर आज ही थोड़ी सी मिट्टी गिरवा लेंगे, फिर तुम्हें इस कीचड़ का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। कीचड़ लगने की वजह से सैंडी रोती हुई घर में चली जाती है और विनीत अपने घर के बाहर मिट्टी गिरवाता है, पर वो मिट्टी भी ज्यादा दिनों तक कीचड़ को रोक नहीं पाती और फिर से उसके घर के बाहर कीचड़ जमा हो जाता है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन, बहू, कीचड़ की वजह से तुम सारा दिन बस घर में बैठी रहती हो। चलो आज हम थोड़ा तुम्हें बाजार हो लाते हैं, वैसे भी कुछ दिनों बाद तो तुम चली जाओगी। आप सही कह रही हैं, यहाँ आए मुझे 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है। मैं घर से बाहर ही नहीं निकली और इस कीचड़ के अलावा मैंने यहाँ कुछ नहीं देखा। अपनी सास के कहने पर एक बार फिर सैंडी तैयार होती है और अपनी सास के साथ बाजार जाने के लिए घर से निकल जाती है। और तभी विकास के पास सैंडी की दोस्त का वीडियो कॉल आता है और वो कॉल लेकर बाहर जाता है और पीछे से सैंडी को आवाज देता है। पीछे से देखने के चक्कर में सैंडी आगे का रास्ता नहीं देखती और एक गंदे कीचड़ के गड्ढे में गिर जाती है और वीडियो कॉल पर उसकी दोस्त ये देख जोर जोर से हंसते हुए सैंडी से कहती है, सैंडी, इंडिया में भी तुम मड बात ले रही हो? मैं यहाँ मड बात नहीं ले रही बेवकूफ, मैं यहाँ गड्ढे में गिर गई हूँ। ये मेरा ससुराल नहीं, कीचड़ से घिरा हुआ ससुराल है। अब मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना। अब मैं सीधा यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाऊंगी और अगर तुमने मेरी इंसल्ट करवा दी हो तो क्या तुम अब वीडियो कॉल रखोगे विकास? सैंडी की हालत देखकर वहां खड़े सभी बच्चे ताली बजाकर जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिस वजह से सैंडी का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो घर में जाकर सबसे नाराज होकर बैठ जाती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब सैंडी बालकनी पर खड़े होकर फोन चला रही होती है तो उसकी नजर एक छोटे से बच्चे पर पड़ती है जो खेलते हुए उस गड्ढे में गिर जाता है जिसमें सैंडी गिरी थी। मेरा बच्चा, कितनी चोट लग गई है, देखो इसके तो सर से खून आ रहा है। पता नहीं हमारी गली कब बनेगी। ना तो यहाँ नाला है और ना ही कूड़ा फेंकने की कोई जगह। सारा कीचड़ हमारी गली में ही जमा है, जिस वजह से कभी हमारा बच्चा बीमार पड़ता है तो कभी चोट खाता है। मोहल्ले वालों से शिकायत करके क्या फायदा? यहाँ का MLA क्या करता है? जाकर कंप्लेंट दर्ज करवाओ। अगर तुमसे नहीं होता है तो मुझे बोलो, मैं आज ही जाऊंगी। सैंडी, तुम इन लफड़ों में क्यों पड़ रही हो? 2-3 दिन बाद हमें यहाँ से जाना ही है। ऑस्ट्रेलिया से मुझे कॉल आ चुका है, मेरी जॉब लग चुकी है। नहीं विकास, ये मेरा ससुराल है। अब मैं यहाँ से जाऊंगी, पर सब कुछ ठीक करके। तुम मेरे साथ चलो। सैंडी अपने पति के साथ MLA ऑफिस जाती है, जहां वो उसे फटकार के साथ साथ उसकी कंप्लेंट भी दर्ज करवाती है, जिस वजह से अगले ही दिन MLA अपने कुछ आदमियों के साथ आता है और गली का नक्शा ले जाता है और 2 दिन के अंदर वहां काम शुरू हो जाता है। पर अब सैंडी और विकास के जाने का समय हो जाता है। पर सैंडी की अच्छाई देखकर न सिर्फ उसके घर वाले बल्कि अब गली पड़ोस वाले भी उसे पसंद करने लगते हैं। भाभी, जब आपसे बननी शुरू हुई तो आप हमें छोड़ कर जा रही हैं। बेटा, तो बहू को लेकर तो जा रहा है, पर जब भी मौका मिले तो तुम यहाँ मिलने के लिए जरूर आना। बच्चों, अब तुम दोनों जाओ और अपना ख्याल रखना। और हमारे मोहल्ले में काम शुरू हो चुका है। सड़क बनने के बाद मैं तुम्हें वीडियो कॉल करके जरूर दिखाऊंगा। आखिर ये सब कुछ मेरी बहू की वजह से ही तो हुआ है। सैंडी जाते हुए अपने ससुराल वालों को कीचड़ से मुक्त करवा जाती है और अपने साथ सभी का प्यार बटोर कर ले जाती है और विदेश में काम करके 1 साल के अंदर अंदर विकास अपने माता पिता का सारा कर्ज भी चुका देता है। गौरी सुबह सुबह पूजा करके अपनी सास सुलोचना को प्रसाद दे रही होती है। तभी घर में गौरी की नंद कोमल का आना होता है। माँ, कैसी हो आप? देखो, आज मैं आपसे मिलने चली ही आई। अरे कोमल बेटा, कितने पास होकर भी तुझे कितने दिनों बाद देख रही हूँ। हो गया शुरू दोनों माँ बेटी का नाटक। 2 दिन पहले ही तो आई थी और कौन सा विदेश रहती है, पड़ोस में रहकर दोनों माँ बेटी ऐसे नाटक कर रही हैं जैसे कुंभ के मेले में बिछड़ गए हो। बहू, तू खुद से क्या बातें कर रही है? अब मेरी बेटी आई है तो जाओ उसके लिए कुछ अच्छा बनाकर लेकर आ। माँ, बड़ी मुश्किल से आई हूँ और मेरी सास तो कह रही थी कि 1 घंटे में वापस चली आना।
मैंने कह दिया शाम से पहले नहीं लौटूंगी। अरे मैं तो पहले ही मना कर रही थी इस घर में शादी ही मत कर, लेकिन तू भी कहाँ इसके भाई के प्यार में पागल हो गई। मेरे घर परिवार जैसा परिवार तो नसीब वालों को ही मिलता है, और बदनसीबी ये है कि आपकी बेटी की नसीब अच्छा था। बहू तो कुछ ज्यादा ही जुबान नहीं चला रही है, जा अब कोमल के लिए कुछ अच्छा बना ला। सास के इतना कहते ही गौरी रसोई की तरफ जाने लगती है। तभी कोमल कहती है, अरे भाभी, पूछती तो जाओ कि मुझे खाने में क्या कुछ खाना है। मुझे आपके हाथों का सांभर, डोसा, खीर, पुलाव और पनीर, और हाँ, आप आलू की सब्जी भी बहुत टेस्टी बनाती हो, थोड़ी सी वो भी बना लीजिएगा। गौरी न चाहते हुए भी अपनी नंद की फरमाइशों को पूरा करने के लिए किचन में खाना बनाने जाती है। कुछ देर बाद गौरी खाना बनाकर टेबल पर लगा देती है और खाना खाने सभी बैठते हैं। तुझे वहां किसी चीज की दिक्कत हो तो बेझिझक माँ को कह दिया कर। भैया, वैसे तो किसी चीज की दिक्कत नहीं है, लेकिन एक मुझे बनारसी साड़ी और एक हैंडबैग चाहिए था। वो शांता काकी की बेटी की शादी है ना, और उनकी सैलरी भी लेट आएगी। अरे ननन जी, आप पिछले 2 दिनों पहले भी तो आई थी, और उस वक्त भी ढेर सारे कपड़े, मेकअप के सामान के साथ साथ सैंडल और बहुत कुछ लेकर गई हैं। फिर भी आपको ये सब चाहिए? माँ, भाभी से कह दीजिए कि मैं भैया से जब भी बात करूं तो वो बीच में ना बोली। अच्छा ठीक है, मैं ला दूंगा, तू चिंता ना कर। हाँ, आखिर मेरा लाडला बेटा मेरी लाडली बेटी की फरमाइशों को पूरा करे भी क्यों ना, है इकलौती बेटी जो है मेरी। हाँ माँ जी, मैंने कहा मना किया है, लेकिन माँ जी मुझे भी कल माँ से मिलने जाना है, माँ ने मुझे बुलाया है। ठीक है, चली जाना, लेकिन हाँ कुछ देर के लिए। कोमल तो अपने मायके आकर अपनी भाभी से तरह तरह का खाना बनवाती है और अपने भैया से ढेर सारी फरमाइश करके चीज भी ले जाती है। लेकिन ऐसा एक बार का नहीं था, हर बार ऐसा ही होता, क्योंकि दोनों नंद भाभी में 36 का आंकड़ा था। भाभी, अब मैं चलती हूँ। हाँ भाभी, मेरा मतलब है ननन जी। दरअसल कोमल की भाभी गौरी के भाई बिरजू के साथ कोमल का ब्याह हो चुका था, जिस वजह से कोमल गौरी की नंद और भाभी दोनों थी। इसी तरह गौरी भी कोमल की नंद और भाभी दोनों थी, और दोनों ही एक दूसरे से अच्छा दिखना, अच्छा पहनना और अच्छा खाने के कंपटीशन में रहती थी। आज मेरी प्यारी भाभी यानी मेरी ननंद आने वाली है, लगता है मुझे शॉपिंग के लिए निकलना ही होगा। कोमल ये सोचकर घर में शॉपिंग के लिए निकल जाती है, लेकिन गौरी भी कम तेज नहीं थी, वो भी अगले दिन अपने मायके पहुंच जाती है। अरे कोमल, देख जरा, मेरी बच्ची आई है। गौरी, तू ठीक तो है ना? कितनी दुबली हो गई है, खाती पीती नहीं है क्या? ये दोनों माँ बेटी घंटों छत पर से एक दूसरे को निहारते हुए इशारे करते रहते हैं, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे परसों बाद मिले हो। माँ, आप तो जानती हैं भाभी के घर में कितना काम हो जाता है, पूरे दिन काम में ही जाता है, शाम को 3 से 4 बज जाते हैं मुझे खाना खाने में। अरे इतना भी झूठ क्यों बोल रही हो भाभी? उस दिन जब मैं गई थी तो माँ आपको अपने हाथों से खाना खिला रही थी। हाँ, क्यों नहीं, एक और खाना क्या खिला दिया, तो आपको क्या लगता है कि मुझे सुबह ही बैठे बैठे नाश्ता मिल जाता है? खैर ये सब छोड़िए भाभी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अरे मेरी लाडो, तो क्या खाएगी, एक बार बोल तो सही। माँ, मुझे अभी चाय के साथ प्याज के पकौड़े चाहिए, और खाने में छोले भटूरे और हलवा, साथ ही गुलाब जामुन भी बना लेना। और हाँ भाभी, थोड़ा जल्दी करना। हाँ बहू, जा अपनी ननंद के लिए जरा उसके पसंद का खाना बना दे। इनका मतलब ये यहाँ मुझसे बदला लेने आई है। अगली बार जब मैं मायके जाऊंगी तो इनसे इतना सारा खाना बनवाऊंगी, इतना खाना बनवाऊंगी कि ये 4 दिन तो बिस्तर से नहीं उठेंगी। कोमल मजबूर थी और उसे ना चाहते हुए भी खाना बनाना पड़ता है। तभी गौरी की नजर कोमल की साड़ी पर जाती है। अरे माँ, भाभी ने जो साड़ी पहनी है वो कितने की है? साड़ी तो बहुत सुंदर है। अरे ये साड़ी मैं मार्केट से लाई थी, 2 साड़ियाँ ढूंढी एक जैसी, लेकिन मिली नहीं। कोई बात नहीं, मैं तुझे इसके बदले पैसे दे दूंगी, तू अपनी पसंद की साड़ी ले लेना। कोमल किचन में खाना बनाते हुए ये सब सुन रही होती है और अंदर ही अंदर जल रही होती है। तभी वहाँ बिरजू का आना होता है। अरे मेरी बहन आई है और गौरी तो ठीक तो है ना? तुझे कोमल के घर वाले परेशान तो नहीं करते? नहीं, परेशान तो नहीं करते, लेकिन प्यार भी नहीं करते। तभी कोमल रसोई से चाय नाश्ता लेकर आती है तो सास उससे कहती है, सताती तो नहीं है, लेकिन भाभी अपनी हरकतों की वजह से सुनती होंगी। अच्छा ठीक है, दोनों घर की बातें छोड़ो और बताओ, तुझे किसी चीज की कोई दिक्कत तो नहीं होती? भैया, मुझे दिक्कत तो नहीं है, लेकिन मैं सोच रही थी कि आप मुझे एक अच्छे सा बेड दिलवा दें और उसके साथ एक बड़ा सा टीवी भी, ताकि मैं अपने कमरे में ही टीवी देख सकूं। माँ जी तो ना जाने अपने टीवी में क्या कुछ चला कर रखती हैं। मैंने तो बस साड़ी, पर्स यही सब मांगा था भैया से, और ये यहाँ आकर बड़ा सा टीवी, बेड मांग रही है। मुझसे दोगुना तेज चल गई ये तो। अगली बार मैं तो अपनी माँ से उसकी जायदाद का आधा हिस्सा ही मांग लूंगी,
जिस तरह ये यहाँ कंपटीशन पर उतर आती है। कोमल अब अपनी भाभी को खाना पीना बनाकर देती है। शाम होते होते गौरी भी अपने घर चली जाती है, लेकिन गौरी जो कुछ मांगती है बिरजू भी 2-4 दिन में गौरी को सब कुछ दे आता है। ऐसे ही समय बीत रहा था और ये कंपटीशन दोनों नंद भाभी के बीच चलता रहता है। बहू, विमला के घर में न्यू ईयर की पार्टी रखी गई है और हाँ, सभी मोहल्ले की औरतें आएंगी तो उस दिन अच्छी सी साड़ी पहन लेना। इसका मतलब न्यू ईयर पार्टी में कुछ धमाल होने वाला है और ये धमाल तो सिर्फ गौरी ही करेगी, सबसे अलग, सबसे हटकर। क्या कह रही है बहू, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब देर रात गौरी अपने भाई बिरजू को फोन लगाती है और अपने भाई से एक लंबी फरमाइश करती है। भैया, ये बात भाभी को मत बताइएगा, उन्हें बुरा लगेगा और वो कहेंगे कि मैं हमेशा ही आपसे कुछ न कुछ मांगती रहती हूँ। अरे तू चिंता न कर, वो सो गई है। और हाँ, अगर तेरे घर वाले तुझे इतना ही नहीं दे रहे तो तेरा भाई अभी जिंदा है, वो करेगा तेरे लिए सब। मुझे पता है भैया, तभी तो मैं बिना सोचे समझे आपको फोन कर देती हूँ। इतना सब कहकर गौरी फोन रख देती है और खुशी से खुद से कहती है, भैया, जब मुझे ये सारी चीज खरीद कर दे देंगे तो न्यू ईयर पार्टी में धमाल मैं ही मचाऊंगी और इस दौरान भैया की जेब भी ढीली हो जाएगी, तो फिर वो भाभी को कोई नई चीज कहाँ से खरीद कर देंगे। सभी नए साल में नई धमाके की तैयारी कर रहे थे कि क्या कुछ नया होने वाला है। मोहल्ले की सभी औरतें काफी एक्साइटेड थी। अब न्यू ईयर पार्टी वाले दिन सभी विमला के घर धीरे धीरे आने लगते हैं। तभी वहां गौरी का आना होता है, जो बेहद ही सुंदर साड़ी, हील वाले सैंडल के साथ एक सुंदर सा हैंड पर्स लिए पार्टी में आती है। अरे सुलोचना की बहू, तूने तो पूरी पार्टी में आग लगा दी। क्या सज धज के आई है। हाँ आंटी जी, इतना सजना धजना तो बनता है, आखिर नए साल की जो पार्टी है। अरे सुलोचना की बेटी और तेरी भाभी कहीं नजर नहीं आ रही। कहीं तुम दोनों की अनबन तो नहीं हो गई है? उसे भी बुलाया था मैंने। वो कहाँ जाएगी, आती ही होगी। गौरी के इतना कहने के बाद विमला देखती है कि कोमल भी पार्टी में एंटर करती है, लेकिन सब उस वक्त हैरान रह जाते हैं जब कोमल को लोग एक जैसे कपड़े, पर्स और सैंडल में देखते हैं। ऊपर से नीचे तक दोनों नंद भाभी नंद एक जैसे दिख रहे थे। ये क्या है भाभी, ये क्या है भाभी? सुलोचना और कोकिला की बहू बेटी ने तो कमाल कर दिया, कमाल। कल तक इन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा था, आज दोनों सगी बहनें बनकर घूम रही हैं, एक जैसे कपड़े में, एक जैसे सैंडल पर्स के साथ, और इनका चश्मा भी एक जैसा है। पहले आप मुझे जवाब दीजिए कि आपने मेरे जैसे कपड़े क्यों पहने हैं? ये मुझे आपसे पूछना चाहिए था कि आपने मेरी तरह गेटअप क्यों लिया हुआ है। कहीं भैया ने आपको मेरे जैसे कपड़े लाकर तो नहीं दिए, या फिर आपने मेरे कपड़े देखकर भैया से एक जैसा कपड़ा मंगवा लिए? हाँ, जरूर यही हुआ होगा। ओह हेलो भाभी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो मुझे भैया ने दिया है। इसका मतलब गद्दार गोपाल जी हैं, उन्होंने मेरे जैसा आपको ऐसा भी सब कुछ लाकर दे दिया, लेकिन ये तो मुझे मेरे भैया ने दिया है, यानी आपके पति देव ने। क्या मतलब है आपका? आपको ये बिरजू जी ने दिया है, लेकिन उन्होंने तो मुझे बताया भी नहीं। उन्हें तो बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी पूरी पार्टी में मजाक तो हम दोनों का ही बन रहा है। मैंने तो सोचा था पूरी पार्टी में मैं सबसे अलग लगूंगी, और मैंने सोचा था कि मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं दिख सकता है। ये सब क्या हो गया, सब गड़बड़ हो गया।